Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video we are going to discuss about the Union Executive of the Indian Constitution. तो इस वीडियो में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट कंप्लीट कवर कर लिया है, डीपीएसपी आपका हो गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हो गया है। अब आपका आर्टिकल 52 to 78 आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनके पावर्स वगैरह पढ़ेंगे, और भी अदर मेंबर्स लाइक वाइस प्रेसिडेंट और अटर्नी जनरल। देखते हैं आगे कौन कौन आते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ये है एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, ये आपके पार्ट 5 में आता है। पार्ट 4 में क्या था आपका? पार्ट 4 डीपीएसपी था एंड पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर आपका आता है पार्ट 5 जो कि यूनियन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसमें आर्टिकल 52 to 78, आर्टिकल 52 से 78 तक यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अब कौन कौन है एग्जीक्यूटिव यूनियन? तो सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट साहब, जो कि आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, क्या है वो आगे देखते हैं। फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, इनका आर्टिकल 63। फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे आर्टिकल 74 एंड 75। ये क्या है? आर्टिकल 74 एंड 75 दोनों में प्राइम मिनिस्टर की बातें की गई है थोड़ा थोड़ा। लाइक आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के लिए बाउंड रहेंगे। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा प्रेसिडेंट साहब को वो मानना है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? तो वो प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 74 बताता है। वहीं आर्टिकल 75 क्या बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। उनके बाद फिर अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अदर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके। तो ये आर्टिकल 75 बताता है। तो ये दो आर्टिकल काउंसिल प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इनसे भी वही कह सकते हैं। 74 और 75 दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। फिर आता है आपका 5th नंबर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डेट इज़ आर्टिकल 76। जो हमारा आर्टिकल 76 है वो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहलाते हैं ये। अब आगे थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या है सब। प्रेसिडेंट साहब के हमारे आर्टिकल 52 था। आर्टिकल 52 क्या कहता है आपका कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है? इंडिया है, उनका एक प्रेसिडेंट साहब होंगे, इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट साहब को कंसिडर किया जाता है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। ये क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब को इंडिया का फर्स्ट सिटीजन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, हु इज़ कंसिडर एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब। फिर आते हैं आगे, ही इज़ अ नॉमिनल हेड। नॉमिनल में नाम मात्र हेड है। जो हमने अभी पढ़ा पहले आर्टिकल 74 में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के लिए बाउंड है। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा प्रेसिडेंट साहब को वो कहना। तो एक तरह से नॉमिनल हेड है, नाम मात्र हेड। रियल हेड कौन होते हैं? तो वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं लाइक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, वो रियल हेड हैं। अब क्या कहा BR अम्बेडकर साहब ने प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ जस्ट लाइक अ बर्ड हु लिव्स इन अ गोल्डन केज। क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब एक तरह से एक बर्ड हैं जो कि गोल्डन केज में रहते हैं। उनके पास पावर बहुत है, बट वो एक क्या कहते हैं उसे, गोल्डन केज में है, एक तरह से बंधे हुए हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 डिक्लेयर दैट द प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। पूछा जाता है हु इज़ कंसिडर एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 53। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अब आता है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल दिए हैं, 54, 55 एंड 71। तो क्या है 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन के बारे में बताया गया। 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहा गया है, किस तरह से होगा। 71 में कोई भी मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर कोई भी मैटर होता हो, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता हो, तो वो
कौन देखेगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर से रिलेटेड आपका 71 आर्टिकल बताता है। ये तीनों आर्टिकल इलेक्शन से रिलेटेड है, वो आप ध्यान में रखिए क्या पूछता है एग्जाम में। और डील्स विद द इलेक्शन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है। द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन होता है नॉर्मल इलेक्शन नहीं होता है, जिस तरह से ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें जनरल पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये क्या, ये जो प्रोसीजर आगे देखेंगे प्रोसीजर, इनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो फिर कंपोजिशन वगैरह सब देखेंगे। तो क्या है कि इनका जो फीचर है, क्या प्रोसीजर है इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फिर आगे देखते हैं, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये देखिए, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली मीन्स इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि प्रेसिडेंट साहब का डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट, तो जवाब होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट साहब का। आगे देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे, कंपोजिशन क्या है उसका, वो देखते हैं। सबसे पहले आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो पहले राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, अब तो नॉमिनेटेड मेंबर का कोई सीट नहीं, बट सॉरी लोकसभा में पहले नॉमिनेटेड मेंबर थे, अब नहीं है। राज्यसभा में है, राज्यसभा में आपका सीट 238 + 12 के में जाता है। तो ये 12 जो मेंबर है ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो ये क्या है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही कंपोजिशन में, सॉरी इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा। फिर आता है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल 28 स्टेट। जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं उनके सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये भी ध्यान रखिए, सबसे पहली बात इलेक्टेड याद रखिएगा, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट के बेसिस पर, और अगर आपका यूनियन टेरिटरी है तब भी वहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी में अपने उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज है तो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर। तो तीसरा क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। पहले सिर्फ दिल्ली एंड पौंडीचेरी था, बाद में जम्मू एंड कश्मीर भी ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका कंपोजिशन है इलेक्टोरल कॉलेज का। इलेक्टोरल कॉलेज में मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कुछ लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस में, तो ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स क्या क्वालिफिकेशन होगी। ये आपका आर्टिकल 58 बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहला कि जो क्वालिफिकेशन है कि सबसे पहले वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, मीन्स इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए सबसे पहले। दूसरा मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए उनका, मिनिमम 35 ईयर्स। 35 से कम हुए तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। एंड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड ना कर रहे हो, मीन्स कि गवर्नमेंट जॉब में वो कहीं पे नहीं हो, कहीं से उन्हें मंथली इनकम नहीं आ रहा हो। अगर ऐसा क्या कहते हैं, वो नॉर्मल एक्टर भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी एक्टर का, फिल्म स्टार जो भी हैं, अगर वो हैं तो उनको कोई फिक्स्ड इनकम नहीं आ रहा गवर्नमेंट के तरफ से, तो क्या वो एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जहाँ उनको एक नॉर्मल से 10,000 का भी जॉब है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 भी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एलिजिबल नहीं, फिर उन्हें वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका आता है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या बता रहा है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म क्या होनी चाहिए, मीन्स कितने साल, तो 5 साल तक प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल तक होता है कार्यकाल। और ये कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स हिज ऑफिस। जब वो ऑफिस में इंटर कर जाते हैं उस दिन से वो ये काउंट होता है 5 साल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कब से स्टार्ट होता है, तो व्हेन ही इंटर्स इन हिज ऑफिस। ठीक है, अब क्या है, रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। यही आर्टिकल 56 बताता है कि प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो वे प्रेसिडेंट साहब अगर उनको रिज़ाइन करना हो तो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये भी आर्टिकल 56 बताता है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 57, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, कब तक एलिजिबल है हमारे प्रेसिडेंट साहब, तो ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम कह सकते हैं, नो लिमिटेशन, या फिर अनलिमिटेड टाइम री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है
हमारे प्रेसिडेंट साहब बस उनके क्वालिफ़िकेशन जो है वो फुलफ़िल करें, उसके बाद वो अनलिमिटेड टाइम के लिए वो बन सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। जैसा कि जबकि अदर कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ में फ़िक्स नहीं है, बट इंडिया में क्या है, अनलिमिटेड है। फ़िक्स इंडिया में फ़िक्स नहीं है, अनलिमिटेड है कि कभी भी कितने बार भी प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा कहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर में भी ऐसा कुछ फ़िक्स है वो कितने बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कि प्रेसिडेंट में भी ये फ़िक्स है कि वो उनका इलेक्शन का टर्म नहीं, क्या कहते हैं उसे, लिमिटेशन ना हो। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है लिमिटेशन। ये आर्टिकल 57 बताता है, नो लिमिटेशन की बात करता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या बोल रहा है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट साहब इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शन के बाद कोई एक बंदा प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अपॉइंट होता है तो फिर उनको ओथ लेना होता है। तो वो किनके सामने लेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, या फिर अगर ये एब्सेंट है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो मे बी हो सकता है कि एब्सेंट हो, बट ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर मोस्ट जज ही ना बचे। अगर पहला नहीं बचेंगे तो सेकेंड, तो क्या है कि इन्हें किनके सामने देना है ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 61। 61 क्या बताता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। इम्पीचमेंट का एक ही ग्राउंड है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इम्पीचमेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तब फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आइए देख लेते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक रेजोल्यूशन पास होता है। अब ये क्या है कि हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट कहीं से भी इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में स्टार्ट होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा। अब पार्लियामेंट में कहीं से भी, लोकसभा से भी इनिशिएट हो सकता है या फिर राज्यसभा से भी। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, अगर लोकसभा से इनिशिएट हो रहा है तो फिर राज्यसभा से एग्जिट करेगा, और अगर राज्यसभा से इनिशिएट हो रहा है तो फिर लोकसभा से एग्जिट करेगा। अब क्या है कि पहले रेजोल्यूशन पास होता है, उसमें क्या है कि लोकसभा में ये स्टार्ट होगा इम्पीचमेंट का। इसमें क्या है कि इम्पीचमेंट चार्जेस असाइंड लोकसभा में। फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा से स्टार्ट रहा, पहली बात ये कि अभी यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लोकसभा से स्टार्ट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्जेस जो है प्रेसिडेंट पे, चार्जेस जो है वो आएंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे। अब लोकसभा के 1/4 मेंबर साइन करेंगे उस चार्जेस पर, तब जा कर के आगे फिर प्रोसीडिंग के लिए बात हुई। अगर वो 1/4 मेंबर साइन ही नहीं करते हैं तो वो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। सबसे पहले तो 1/4 मेंबर को अग्री होना चाहिए, 1/4 अग्री हो कि हाँ इम्पीचमेंट होनी चाहिए, प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तब फिर इसके बाद जाता है आपको प्रेसिडेंट को नोटिस जाएगा, प्रेसिडेंट को एक नोटिस जाएगा विद इन 14 डेज़। प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज़ का एक नोटिस जाएगा आपके। क्या होगा कि आपके पास 14 दिन है, आप जो भी कीजिए, अपना लीगल है जो भी करना है आप अपनी चीज़ें अपनी तरफ से तैयार कर लीजिए। तो ये क्या है 14 डेज़, ये 14 डेज़ भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आता है कभी कभी 7 डेज़ और कुछ भी। तो ये 14 डेज़ का नोटिस जाता है। इसके बाद नोटिस के बाद 14 डेज़ के बाद फिर लोकसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। क्या होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही। अब प्रोसीडिंग के बाद लोकसभा के 2/3 मेंबर अग्री करते हैं और इस रेजोल्यूशन को आगे पास कर देते कि हाँ मीन्स वायलेशन हुआ है और इन्हें इम्पीच किया जाना चाहिए। ये क्या हुआ, 2/3 मेंबर यहाँ से अग्री कर गए लोकसभा के। तो सेम फिर यहाँ से निकल करके ये रेजोल्यूशन फिर राज्यसभा जाएगा। फिर राज्यसभा में चार्जेस लगेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी, वहाँ फिर स्टार्ट होगा प्रोसीडिंग। फिर राज्यसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट, राज्यसभा में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे चार्जेस वगैरह जो भी इल्ज़ाम तो लगेंगे यहाँ, फिर यहाँ के मेंबर के हिसाब से। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर राज्यसभा से भी 2/3 मेंबर अग्री करते हैं, 2/3 मेंबर अग्री कर गए कि हाँ इम्पीचमेंट होना चाहिए इनका, प्रेसिडेंट साहब का, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से रेजोल्यूशन एग्जिट हो जाएगा और प्रेसिडेंट साहब इम्पीच हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर जो है ये ध्यान में रखिएगा, स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है,
प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के लिए लोकसभा से स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से एग्जिट होगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो लोकसभा से एग्जिट होगा। प्रोसीजर सेम है। अगर लोकसभा से हो रहा हो तो वही है कि पहले चार्जेस लगेंगे, फिर 1/4 मेंबर साइन करेंगे, फिर वो नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को, 14 दिन के अंदर आपको आना है, 14 दिन बाद, और फिर उसके बाद फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। फिर 2/3 मेंबर अग्री करेंगे तब फिर राज्यसभा जाएगा, फिर राज्यसभा में 2/3 मेंबर अगर अग्री करके तब फिर ये यहाँ से एग्जिट करके इनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस राज्यसभा में अगर इंटर कर रहा है, वहाँ से इनिशिएट हो रहा है तो वहाँ 1/4 मेंबर साइन करेंगे पहले तो, उसके बाद फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, 14 दिन का नोटिस जाएगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, फिर वहाँ से 2/3 मेंबर अग्री करेंगे, फिर वहाँ से लोकसभा जाएगा, फिर वहाँ से एग्जिट होगा 2/3 मेंबर का अग्री होने के बाद, फिर यहाँ पे इम्पीचमेंट हो जाएगा। तो ये इम्पीचमेंट का आपके प्रोसेस थे प्रेसिडेंट का। यहाँ तक ध्यान रखिए। ये पार्ट 1 आपका हुआ, इसके आगे पार्ट 2 आएगा, इसमें पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाएगी। जो पावर्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पावर हम डिस्कस करेंगे। आइए जितना हमने पढ़ा अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सबसे पहला, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो आपका जो है ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लोग आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो चेंज कैन बी प्रीफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस, क्या ये 2 स्टेटमेंट फिर है, ये 2 स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। पहला क्या है, अ रेजोल्यूशन कंटेनिंग प्रपोजल इज मूव्ड आफ्टर 7 days नोटिस इन राइटिंग साइंड बाई नॉट लेस दैन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। अभी इम्पीचमेंट पढ़ा है, अगर वो अच्छे से आपको समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट, द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ऑप्शन क्या है इसका, ओनली 1, 2, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। तो ये आपके पास ये सवाल है, ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर दिस।